गवादर आलमी तिजारत का नया मरकज, गवादर का बाएतमाद इदारा न्यू विजन ग्रुप आपको दे मुस्तकबिल की कीमती सरमायाकारी का सुनहरी मौका। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स प्लान। गवादर मास्टर प्लान की अहम और कीमती लोकेशन गवादर की मरकजी शाहरा और 0 पॉइंट पर वाक़या साहिली समंदर से करीब तरीन 100, 200, 300 गज के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, 1 एकड़ और 2 एकड़ के वेयर हाउसेस प्लॉट्स निहायत मुनासिब कीमत और माहाना आसान इंस्टॉलमेंट्स में आज ही अपने प्लॉट्स बुक करवाएं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता फरमाएं 0304 111 0048 और www.newvisiongroup.com.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है आतिफ खान साहब, जो गवादर में गुज़श्ता 19 साल से बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और न्यू विजन कंपनी के सीईओ हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवादर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं और कोस्टल टूरिज़म जो कंपनी है उसके भी चेयरपर्सन हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि गवादर स्टार्ट कैसे हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में किस तरह से गवादर में चीज़ें चली और आजकल सी पैक के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मिलते हैं आतिफ खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप बामकसद की टीम ने टाइम निकाल कर हमें विज़िट किया और लोगों को अवेयर करने के लिए जो है आपने जो एक ज़िम्मेदारी उठाई, अल्लाह पाक आपको इसमें पूरी तरह इसको निभाने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। अच्छा, सबसे पहले ज़रा मैं एक ऐसी बात पूछूंगी जो आप उसको हमें हमारे नाजरीन को बताइए। सोशल मीडिया के थ्रू ही हम गवादर के बारे में अवेयरनेस देख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कौन सी जगह है, क्या है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि गवादर कहाँ है और इसके साथ कौन कौन से एरियाज़ टच करते हैं और कौन कौन से मुल्क इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरह से कौन सा ये एग्जैक्टली एरिया है जहाँ डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, जोग्राफिकली देखा जाए तो गवादर पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का हिस्सा है जी, और सूबा बलूचिस्तान का हिस्सा होने के साथ साथ ये टोटल मकरान बेल्ट है। ये जो मकरान और कोस्टल बेल्ट है ये थ्रू आउट कराची तक है, तो ये कराची से ज़्यादा कनेक्टिव है। अच्छा। कराची से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है और 2002 में गवादर कोस्टल हाईवे बनी थी 650 किलोमीटर की। तब से गवादर जो है वो बाकी जो पंजाब या सूबा सिंध या बाकी पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कनेक्टिव हुआ। उससे पहले इसकी कनेक्टिविटी इतनी ख़ास नहीं थी और लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इसके ऊपर बाकायदा तौर पर सिंगापुर कंपनी के तहत इसका पोर्ट का आगाज़ किया गया और एक नया शहर जो है आबाद करने के लिए ग्वादर मास्टर प्लान बनाया गया और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई और उसके तहत इसकी 2007 तक और उससे ऑनवर्ड जो है वो इसके ऊपर तरक्याती काम होते चले गए। तो उसके बाद फिर 2015 में जो है ये सी पैक जो चाइना के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो बेसिकली ये जोग्राफिकली देखें इंटरनेशनली तो ये
जो है वो बहरा अरब के सी के माउथ पर है। ये एक तरफ हमारे ओमान है, दूसरी तरफ हमारा दुबई है, और फिर बराबर में बिल्कुल हमारा मुस्लिम कंट्री जो है ईरान है, और आगे जाकर फिर अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ टच होता है। तो सेंट्रल रिपब्लिक एशियन कंट्रीज़ भी हमारे बिल्कुल नियर हैं। तो ये इस तरह करके जो एशिया का सेंट्रल पॉइंट बनता है, और बल्कि इस पूरे रीजन का ये एक ट्रेड रूट बनता है। इसी वजह से जो है वो चाइना ने इस ग्वादर को एज ए ट्रेड और एज ए डीप सी होने की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान की और अपनी इंडस्ट्री को आगे बूस्टअप करने जा रहे हैं। सी पैक है, इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? देखें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखेंगी तो पाकिस्तान में ऐसा कोई प्री प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क या डेवलपमेंट नहीं हुआ मासिवाय मोटरवे के। बिल्कुल। हमें ऑलमोस्ट बने हुए 75 इयर्स हो चले हैं। तो 75 इयर्स में पहली दफ़ा प्री प्लान्ड पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में रोड नेटवर्क बन रहा है। सबसे पहला फ़ायदा तो यही आपको मिल जाता है। बिल्कुल। ग्वादर और बलूचिस्तान 75 ईयर्स से पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चल रहा था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है, जिसमें पानी की बुनियादी ज़रूरत का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसमें रोड नेटवर्क नहीं है। बाकी तीनों सूबों के साथ, बाकी पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी इतनी जो है वो उस तरह स्मूथ नहीं है जैसे पंजाब के शहरों की आपस में है, या पंजाब दूसरे सूबों के साथ कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। हर चीज़ की जो हिस्ट्री है वो उस पर बेस करती है। तो ये 1956 में ये ओमान गवर्नमेंट से पाकिस्तान ने ख़रीदा इस ख़त्े को। ये खान ऑफ कलात ने ओमान शहनशाह को जो है वो एज ए गिफ्ट दिया था, और फिर 1956 में बेगम नून ने जो है पाकिस्तान की फ़ाइट लड़ी, पाकिस्तान की बका की फ़ाइट लड़ी, और उसको बरतानिया गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करवाया कि ये पाकिस्तान के ख़त्े के साथ है। और 1956 में हमने बाकायदा तौर पर जो है इसको कीमतन जो है ओमान गवर्नमेंट से ख़रीदा। और उसकी जो कीमत थी वो आगा इस्माइल जो हैं, आगा खानी जो हैं एक कम्युनिटी, ठीक है, तो उन्होंने इसको जो है ना वो पे किया। तो इस तरह करके फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। और जब पाकिस्तान का ये हिस्सा बना तो उसके बाद जो है वो हमें कोई ऐसा इसके ऊपर कोई हमने डेवलपमेंट नहीं की। जैसे हमारे पास कराची की पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासम, तो इसको भी अगर हम कंसीडर करते तो आज पोर्ट कासम लेवल की ये पोर्ट बन सकती थी। लेकिन क्योंकि हमारे वसाइल शुरू से ही कम हैं और हम इक़्तिसादी तौर पर डे फर्स्ट से क्राइसिस देखते आ रहे हैं, तो सी पैक के तहत चाइना को अपना एक फ़ायदा नज़र आया कि चाइना को जब आप देखते हैं तो चाइना के जो हरीफ हैं, कोरिया है या जापान है, तो इधर से जब वो चाइना बहरा अरब में दाखिल होता है तो वो तंग गली में दाखिल होता हुआ बहरा हिंद और बहरा अरब में जब आता है तो यूं ही कि वो तंग गली समुंदर में जाकर वो अपना कारोबार करता है। तो ये सारा जितना भी ब्लॉक है ये अमेरिकन ब्लॉक है। तो डेफिनेटली चाइना को एक खौफ व हरास रहता है कि चाइना क्योंकि जो है वो एनर्जी सेक्टर में उसके पास ऑयल प्रोडक्शन नहीं है, तो अगर उसकी ऑयल की सप्लाई ही समुंदर के तहत बंद कर दी जाए और उसका ट्रेड रूट ही उसके जो हरीफ हैं बंद कर दें, तो उसके पास ऑल्टरनेटिव ट्रेड नहीं है, ट्रेड रूट नहीं है। तो चाइना ने अपने फ्यूचर को अपनी नेशन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान का ये खिता उसको सिक्योर कर रहा था। और फिर चाइना का अगर आप वेस्ट देखें तो चाइना इंटरनल अपने मुल्क से दूसरे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो है वो जो सप्लाई चेन करता है तो उसको 3 महीने चाहिए। जैसे अगर हमारा पंजाब से अगर हम गिलगित या नॉर्दर्न एरिया में यहाँ से सप्लाई करें तो विंटर में तो वो मुमकिन ही नहीं होती। तो इसी तरह चाइना अगर बीजिंग से या जो उसके प्रोडक्शन वाले एरियाज़ हैं वहाँ से अगर अपने नॉर्दर्न एरिया में, अपने वेस्ट में जो है वो चीज़ें बेचता है तो उसको 4 महीने चाहिए, और वो 4 महीने तो उसका सीज़न उसी तरह रहता है, अगले 4 महीने चाहिए। तो पाकिस्तान का ये जो ट्रेड रूट वो यूज़ कर रहा है गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से खंज खराब के साथ, तो वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 25 दिनों में अपनी प्रोडक्शन बना के और यहाँ से अपने कंट्री तक जो है ना इंटर
आप कह लें ट्रेड के तौर पर या इंटर एक्सपोर्ट के तौर पर वो अपने माल को सप्लाई करेगा। एक तो उसको ये बेनिफिट है सही। जोग्राफिकली, और दूसरा उसको ये बेनिफिट है चाइना को कि चाइना यहाँ से पाकिस्तान की जो लेबर है वो डेफिनेटली चाइना से बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। अब चाइना की करेंसी बढ़ गई है पाकिस्तान से। किसी दौर में पाकिस्तान की लेबर महंगी थी और यहाँ की करेंसी साउंड थी, और वहाँ से चाइना के लोग यहाँ आकर जॉब्स करते थे। अब वो सूरत हाल नहीं रही, तो पाकिस्तान की लेबर मैन पावर जो है उस सस्ती है। टेक्नोलॉजी वो लाएंगे पाकिस्तान से। उन्होंने 45 ईयर्स के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसमें टैक्स फ्री जोन है वो भी उन्होंने इमरात ले ली है। तो प्रोडक्शन उनकी यहाँ चीपेस्ट कॉस्ट पे बनेगी, और उस हवाले से फिर वो उनका यूरोप और अफ्रीका की मंडियों तक जो है ना तजारती जो टारगेट है वो यहीं से रसाई होगी, यहीं से अचीव करेंगे। तो एक ये बेनिफिट है उसको। दूसरा ये है कि ये नेचुरली जो ग्वादर है, नेचुरली ग्वादर बीच जो समुंदर है ये डीप सी है, और ये एक कोहे बातिल जो है पहाड़ी है, कुदरती तौर पर 2.25 किलोमीटर का पीस पैच ज़मीनी खुश्की पहाड़ी का ये समुंदर के अंदर है। और समुंदर हमेशा जब भी आपको पोर्ट के लिए जो 1 लाख मेट्रिक टन जैसे जो जहाज़ है, बहरी जहाज़ होता है, उसके लिए एक पूरी स्टील वॉल चाहिए होता है, विंड ब्लॉकर वॉल उसको कहते हैं। तो ये कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने उस पहाड़ी को एक विंड ब्लॉकर के तौर पर जो है ना बना दिया। और फिर दूसरा ये है कि जैसे पोर्ट कासम या दुनिया की दूसरी पोर्ट्स हैं, उनमें जितने भी बड़े बहरी जहाज़ आते हैं वो किनारे से दूर जाकर दरिया जहाँ समुंदर डीप होता है वहाँ लंगर अंदाज होते हैं, और वहाँ से फिर जो छोटे शिप होते हैं उनको जो है वो लिफ्ट करके और आगे फिर जो है ना किनारे तक लेकर आते हैं और वहाँ से कंटेनर्स में शिफ्ट होते हैं। तो ग्वादर पोर्ट की ये एक ब्यूटी है, ये एक प्लस पॉइंट है कि बड़े से बड़ा जो बहरी जहाज़ है वो डायरेक्ट जो है बर्थ के साथ आके लगता है। तो ये एक प्लस पॉइंट्स थे, और जोग्राफिकली भी और इकोनॉमिकली भी, और इस ट्रेड के हवाले से तो चाइना को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट था। उसके बाद पाकिस्तान को उसका क्या बेनिफिट्स हैं कि पाकिस्तान का जो पहला फेज़ है सी पैक की इन्वेस्टमेंट का वो 6.2 बिलियन समथिंग है, उससे थोड़ा सा बढ़ भी गया है। उसमें 3 ही चीज़ें जो है वो टारगेट थी और फोकस थी और प्लानिंग में शामिल थी। नंबर 1 हमारा एनर्जी सेक्टर, हमारे पास एनर्जी शॉर्टफॉल था। वो उस एनर्जी सेक्टर में उन्होंने हर तरह की जो एनर्जी है, जिसमें कोयल एनर्जी है, जिसमें विंड एनर्जी है, जिसमें आपकी ये सोलर एनर्जी है, ठीक है, हर तरह से एनर्जी जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। और आप देख भी रही हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे थरकोल वाला जो है उसके ऊपर भी बहुत तेज़ से काम हो रहा है। भावलपुर वाला जो सोलर वाला विंड और दूसरा सोलर वाला था वो बल्कि जो है ना उसकी ओपनिंग हो चुकी है। तो इसी तरह ग्वादर के अंदर भी जो है वो सोलर के लिए 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। ग्वादर की इंडस्ट्री को और ग्वादर के लोकल जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के हवाले से चीज़ें हैं। तो पहला जो इसका मेजर इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो एनर्जी सेक्टर है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान का 75 सालों से हमने कोई प्लान ऐसा कोई हमने मोटरवे के अलावा कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। और तीसरा जो है जो उसके बाद का पोर्शन है वो ग्वादर पोर्ट और उस एरिया की डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये 3 पाकिस्तान को बेनिफिट्स मिलेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की जो बुनियादी ज़रूरत है बिजली वो हमें उसका बेनिफिट मिल गया कि वो प्रोड्यूस होने जा रही है। पाकिस्तान का जो 75 ईयर्स से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड भी और रेलवे का जो ML1 का प्रोजेक्ट है वो हम नहीं कर सके, तो वो चाइना की मदद से हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। और तीसरी बात के ग्वादर जो है जो 75 सालों से इग्नोर हो रहा था, इतना जोग्राफिकली जो है इम्पोर्टेंट रखने वाला ख़ित्ता और इतना डीप सी, तो वो बंदरगाह जो है हमारी कंप्लीट हो गई। और उस बंदरगाह क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि मोस्टली पानी के प्रॉब्लम्स हैं और वो जो मिट्टी है वो इतनी आसान नहीं है पंजाब की तरह, रॉक है, चट्टाने हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक टफ चैलेंज है। तो हमें चाइना की अपने इंटरेस्ट की वजह से जो चाइना हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें इस चीज़ का भी प्लस पॉइंट है कि जब चाइना इन सारी चीज़ों से
बिजली और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री के हवाले से, ग्वादर पोर्ट के हवाले से, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करता है। 2025 का ये विज़न है। तो उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ इंडस्ट्री लगती है तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट्स होंगी, तो हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट्स होंगी, और वो जो लाखों या हज़ारों करोड़ों को मैं नहीं इस वक्त कह सकता, लेकिन लाखों भी अगर कहा जाए तो कम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हज़ारों की तादाद में ये अगर आप कहें कि हज़ारों की तादाद में अगर जॉब्स क्रिएट्स हों, तो पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है जो उसको बहुत जो benefit मायूस होगा। मायूस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, सही। उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर हमारे जो मिडल ईस्ट के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको मौका मिलेगा वापस अपने कंट्री में आके अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का। बिल्कुल। तो ये 2025 का विज़न है, इंशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को मैक्सिमम। सर, ये जो आपने बताया था अभी मुझे कि आप वहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी को देख रहे हैं, लिफ्ट गवादर के नाम से, तो मैं आपसे ये 2-3 क्वेश्चंस इकट्ठे पूछना चाहूँगी कि एक तो जो ग्रीन गवादर का प्रोजेक्ट होगा, या विमेन एम्पावरमेंट का होगा, या हेल्थ से रिलेटेड होगा, या एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ जो प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं, क्योंकि आपका इतना नॉलेज है, वहाँ आप काम कर रहे हैं और 19 ईयर्स से कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि जैसे हम ये देखते हैं सोशल मीडिया पर कि बलोच सरदार जो हैं या बलोची जो लोकल्स हैं वो बहुत हर्डल्स क्रिएट करते हैं सी पैक के काम में या ये जो डेवलपमेंट कामों में, तो आप किस नज़र से ऐसे देखते हैं, क्योंकि आप तो खुद काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं वो कितनी बड़ी हर्डल है, या ये सिर्फ र्यूमर्स हैं जो हम सुनते हैं कि बलोची लोकल्स जो हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे या वो खुश नहीं है इस डेवलपमेंट पर? ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद देखें कि अगर हम पाकिस्तान के किसी भी शहर में बिलफर्ज, अगर हम लाहौर से बिलोंग करते हैं या हम पाकिस्तान लाहौर के किसी भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कौन चाहेगा कि उसके एरिया में तरक्की हो ना, बिल्कुल। और उसको बेनिफिट ना हो? बिल्कुल। हर बंदा चाहता है, और हर बंदे की कोशिश होती है कि हर वो चीज़ जो दुनिया में हर जगह आम है, ठीक है, 4G 5G, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मैकडोनल्ड, अच्छी तालीम, अच्छी हेल्थ, अच्छा इन्वायरमेंट, तो कौन नहीं चाहेगा? बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल ह्यूमर्स हैं। और बेसिकली ये ज़रूर होता है कि एक पुरअमन एहतजाज करने का राइट जो है वो हर जो है ना वो कौम को है, हर इंसान को ये बेसिक राइट होता है किसी भी इंसान का। तो वो इस तरह की सूबाई हुकूमत से या लोकल हुकूमत से, जो वहाँ की हमारी बलोच कम्युनिटी है, बलोच भाई हैं, वो इस तरह की स्ट्राइक्स तो सबका हक है, और वो माजी करीब में भी होती रही। उसके रेफरेंस से अगर आप बात करें तो ये ऐसी चीज़ें तो पंजाब में भी हैं और पाकिस्तान के हर खिते में। इसके अलावा इंटेंशनली कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आप ये तासुब लें कि जी के मुल्क के पाकिस्तान के इस सी पैक के अगेंस्ट वहाँ कोई एजेंडा चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पूरी बेल्ट मकरान बेल्ट जो है वेरी पीसफुल कम्युनिटी, वेरी हम्बल, वेरी मेहमान नवाज, और क्राइम रेशो ये है कि जो है हमारे एक दोस्त हैं तो वो जेल खाना उनके जो जेल खाना की वेलफेयर, फेडरल वेलफेयर उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो वो उन्होंने जब वहाँ विज़िट किया आज से 1.5 साल पहले, तो आप यकीन माने कि जेल में एक बंदा नहीं था। अच्छा। ठीक है, ये क्राइम का रेशियो है। ठीक है, तो जहाँ क्राइम का रेशियो नहीं है, वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ के लोग कितने अमन पसंद लोग हैं, कितने पीस जो है ना मेहमान नवाज लोग हैं। और फिर मुझे 18 साल हो गए ऑन ऑफ आते जाते हुए, मैं मुस्तकिल वहाँ रहता हूँ, तो ये उनका दिया हुआ प्यार, उनकी दी हुई मोहब्बत, उनकी दी कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी फैमिली छोड़ के वहाँ 5-5, 6-6 महीने रहते हैं। और जो वेलफेयर का फिर जहाँ इंसान रह रहा होता है, जिस कम्युनिटी में इंसान को इज़्ज़त मिल रही होती है, और अगर मैं रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई इस्तात रखता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी कम्युनिटी में फिर वेलफेयर भी करूँ। वेलफेयर में ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई फाइनेंशियल वेलफेयर करें, वेलफेयर ये भी है कि किसी का दुख सुन लेना, इसको भी वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट गवादर जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हम बेसिकली मेरे अंदर ये एक सोच आई कि अगर इतनी डेवलपमेंट ग्वादर में हो रही है
और चाइना जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री की प्लानिंग रखता है और ये खिता एक इंटरनेशनल लेवल पर ग्रूम होने जा रहा है, बिल्कुल तो फिर यहाँ के जो मकामी लोग हैं, मकामी बच्चे, मकामी बच्चियाँ, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? बिल्कुल। बिकॉज के उनका लिटरेसी रेट तो बिल्कुल 10% है। अच्छा, ठीक है, तो वो किस स्टेज पर आकर वो कॉम्प्लेक्स्ड हो जाएंगे, बिल्कुल और जब वो कॉम्प्लेक्स्ड होंगे तो डेफिनेटली फिर मसाइल खड़े खड़े होंगे। होंगे, बिल्कुल ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आएगा जो आपने अब किया है कि लोकल लोग कोई हर्डल्स तो नहीं, तब शायद हो सकती है सही। कि जी हमारा राइट था और दूसरे लोग आके यहाँ बैठ गए। तो इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वहाँ के बच्चों को मैक्सिमम सेशन दिया जाता है, वहाँ के लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि एटलीस्ट अपने बच्चों को जो है वो अगर आप दूसरी एजुकेशन नहीं दिलवाते हो तो एटलीस्ट टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए। तो हमारा इसमें लिफ्ट ग्वादर का प्रोग्राम भी यही है कि हम टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ की वुमेन को हम एम्पावर करने के लिए जो है मोटिवेशन सेशन देते रहते हैं। अच्छा, जो है वो उनको भी इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ की institutes चैम्बर हो की सकते जो हैं। हमारी ख़वातीन हैं, लाहौर चैम्बर की ख़वातीन, पंजाब के ऑलमोस्ट सारे चैम्बर्स की ख़वातीन, उनके साथ इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करते सही। हैं। ग्वादर चैम्बर इस हवाले से अपना किरदार अदा करता है, और मैं एक ब्रिज हूँ पंजाब के चैम्बर्स और ग्वादर चैम्बर के दरमियान। उसमें हमने अभी एक प्लान किया कि हम ई कॉमर्स की तरफ वहाँ की ख़वातीन को लेके आएँ, सही। क्योंकि वहाँ कल्चरली, मजहबी तौर पर भी तो पर्दे का पूरा एहतमाम होता है। तो उस तरह नहीं है जैसे हमारे बाकी जो है ना पंजाब में या दूसरे सूबों में है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें घरों में बैठकर भी बिल्कुल जो है अपनी सीख सकें, फैमिली के जो भाई बहन शौहर हैं उनका हाथ बटाएं। हाथ बटाएं, और वो ई बिल्कुल। कॉमर्स आजकल ऑनलाइन सीन है, बिल्कुल बड़ा ऐसे। आसान हो गया है। तो हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ की जो कम्युनिटी है, हमारी जो बहनें हैं, और वो हैंडीक्राफ्ट में इतनी टैलेंटेड है कि यू कांट इमेजिन। कि बिल्कुल पाकिस्तान की हर सूबे में नो डाउट हैंडीक्राफ्ट अपनी एक खूबसूरती रखता है, बिल्कुल। लेकिन बलोची जो हैंडीक्राफ्ट है उसका एक अपना कल्चर है। तो उसमें हमारी बहनें ऑलरेडी बड़ी वेल रिच ट्रेंड हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनको ई कॉमर्स की तरफ लेकर आएँ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, जैसे आजकल अमेज़ोन का बड़ा दौर है, बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह की वो ट्रेनिंग ले लें, इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज कर लें, तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत। और वो भी हमारे बाकी सूबों की तरह, ख़वातीन की तरह जो है वो भी एक कॉन्फिडेंट के साथ तरक्की कर सकें तालीम के बेस पर, टेक्निकल तालीम के बेस पर। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान का ये जो एरिया है जिसको हम कोस्टल टूरिज़म के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से लेविश एरिया है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने सारे 75 ईयर्स से हम लोग ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया से जो है बिल्कुल। हम वाकिफ़ कार हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि रिलीजियस जो हमारी टूरिज़म होती है, जिसमें सूफीज़म के हवाले से लाहौर एक हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री रखता है टूरिज़म की। बिल्कुल इसी तरह आपका मुल्तान या सराइकी बेल्ट वगैरह रखता है, बिल्कुल। सिंध रखता है। लेकिन हमने अपनी इतनी बड़ी कोस्टल टूरिज्म को 75 ईयर्स से हमने इग्नोर किया। 75 ईयर से तो सर, सॉरी टू कट यू, लेकिन हमने किसी चीज़ को भी डेवलप नहीं किया। Exactly. काफ़ी घूमे हम लोग भी। तो अगर आप लाहौर में भी देखें तो अब जाके ये डबल डेकर बस वाला टूर है या शाही किले वाला नाइट टूर है, ये अभी थोड़ा अर्सा पहले स्टार्ट हुआ है। और अगर आप कहीं भी जाएं, लाहौर से बाहर निकले, मरी में अभी जो हादसा हुआ था बर्फ में, तो कोई जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जहाँ आप सरवाइव कर सकें एक्सट्रीम वेदर के अंदर। तो कोई डेवलपमेंट हमें वैसे दिखाई नहीं देती। हम कहते हैं मुल्तान में बेशुमार मज़ार है, मैं छोटी सी थी तो खैर एक दफ़ा गई थी, लेकिन मुझे पता है कि अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जहाँ जाके आप इंजॉय करें और ठहर सकें और फैमिली के साथ आप उस चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे गवादर में जहाँ अभी बहुत काम होने वाला है, तो ये जो कोस्टल डेवलपमेंट का होगा, ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैंने कोई 1 साल पहले जो है पीटीडीसी के एमडी साहब से मुलाकात की थी, और हमने अपनी सिफारिशात ग्वादर चैम्बर के थ्रू ही हमने सबमिट की थी, और उन सिफारिशात को जो है वो अप्रूव कर लिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक अदारा है जो है बलूचिस्तान कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी, BCDA उसको बोलते हैं, उसके तहत इस पूरे 650 किलोमीटर के ऊपर जो रेस्ट एरियाज़ की हमने सजेशन दी थी, वो 7 से 10 रेस्ट एरियाज उसकी प्लानिंग हो चुकी है।
उसके अलावा जो है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड उरमाड़ा एक जगह है, उसको वहाँ वो बीच रिजॉर्ट और डेवलप करने के लिए काफ़ी जो है वो काविशें कर रही है और कर भी चुकी है। ठीक सर है, काविशें हम बहुत देखते हैं, प्लानिंग्स देखते हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ। ये कब नहीं, तक आपका कोई डेडलाइन है या ये? 2025 अच्छा, ये जो विजन है ना जी 2025 का है। 2025 में हम विजिट कर लें वहाँ पे? नहीं, आप अभी भी विजिट कर सकती हैं। उरमाड़ा एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ 5 तो प्राइवेट रिजॉर्ट हैं, सच अ अच्छा। ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, अच्छा, और एक आर्मी का रिजॉर्ट है जो है, और वो रिजॉर्ट इतना ब्यूटीफुल है कि अगर आप उसमें जाने का अगर आपको चांस मिले तो आप कहेंगे कि मैं यूरोप में आ गई हूँ। अच्छा, ठीक है, कुंड मलीर में जो है वो रेस्ट एरिया डेवलप हो चुका है, जिसमें बीचेस के हवाले से आप देखें तो आप वॉक करेंगी। अच्छा। उसके बाद फिर जो है कूजी टॉप आता है, कूजी टॉप पे एक रेस्ट एरिया डेवलप हो चुका है, जिसमें वहाँ जो है ना वो होप ऑफ क्वीन की एक पैरामिड है, और आगे अच्छा। नेशनल हंगू पार्क है कोई 150 किलोमीटर का, सही। जहाँ पाकिस्तान में आज भी जो है वो लेपर्ड की 3 से 4 किस्में हैं, और बारहसिंगा वो अच्छा। वाइल्ड नेशनल वाइल्ड पार्क है। ठीक है, हंगूल के नाम से। इसी तरह आसार कदीमा के हवाले से देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज का पुराना कब्रिस्तान अच्छा। वहाँ मौजूद है, हिस्टोरिकल ये कोस्टल ये सारी, क्योंकि बेल्ट इधर से ही, ये अरेबिक से ही सारा सिंध तक जी। मोहम्मद बिन कासिम ने अप्रोच की, और इधर से ही फिर बर सगीर को हिट किया था। तो बिल्कुल। ये एक तारीख रखता है ये पूरा कोस्टल टूरिज्म, बिल्कुल। सच अ ब्यूटीफुल ये जर्नी है। और ये हमने आज से 3-4 साल पहले से मैंने काविश की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसको हाईलाइट ही मैंने किया कोस्टल टूरिज़्म को। इसी वजह से मुझे कोस्टल टूरिज़्म की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया गया, और मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया था अच्छा, पिछले साल माशाल्लाह। गवर्नर पंजाब साहब ने, गुलाम सरवर साहब ने। अच्छा। तो अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जी। है कि जैसे हम सी पैक के हवाले से सोशल मीडिया में बहुत सी टॉक सुनते हैं, इंडिया जो है वो नहीं पसंद कर रहा है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर साथ लग रहा है, वहाँ से दहशतगर्दी के अक्सर होते रहते थे। अब आई थिंक फेंस आपने अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि लगा दी है, पूरे बॉर्डर पे लग गई है या अभी लग रही है, जैसे भी आप बताएं सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं वहाँ, और हमारी आर्मी का क्या रोल है उसमें? देखिए, बॉर्डर्स पर तो आर्मी का ही किरदार होता है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला जो हमारा एरिया है, इसमें 2 तरह के बॉर्डर्स हैं। एक तो आपका समुद्री बॉर्डर है, जी। जिसमें पाकिस्तान नेवी जो है वो बहुत अपनी स्मार्ट सर्विसेज के साथ स्मार्ट सिक्योरिटी और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इतने बड़े साहिल को सिक्योर करना कोई आम बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे। कमोबेश 700 किलोमीटर का साहिल है। सही। ठीक है, साहिली पट्टी है 700 किलोमीटर की, और पाकिस्तान नेवी का उरमाड़ा में भी हेड क्वार्टर है, और कराची में तो है ही सही, उरमाड़ा और ग्वादर में भी हेड क्वार्टर है उनके। सही। तो पाकिस्तान की नेवी सिर्फ कराची के समुंदर तक नहीं, बल्कि असल सिक्योरिटी उनकी इस एरिया में इस आती एरिया है, में है, क्योंकि ये बहरा अरब जो है जब ओपन होता है तो राइट लेफ्ट सारा बॉर्डर आपका जो है वो, बिल्कुल। उसमें बहरा हिंद भी आ जाता है, इंडिया का बॉर्डर आ जाता है, फिर बाकी दूसरे बॉर्डर आ जाते हैं, और इधर से जो फारसी बहरा फारिस है, जी। ठीक है, ईरान के हवाले से। तो ये पाक नेवी अपना बहुत जो है वो काम स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। जी। उसके बाद बाकी जो बॉर्डर है हमारा ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का अच्छा। खुश्की का बॉर्डर है ईरान के साथ। सही। तो उसमें पहले हमारे पास फेंस नहीं थी, ठीक है, अब पिछले जो है ना साल से ऑलमोस्ट फेंस का सिलसिला कंप्लीट है। शायद कोई दरमियान में कोई छोटा मोटा पैच रह गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर की जो है वो बॉर्डर को फेंस कर लिया गया। अच्छा, फेंस होने से सिक्योरिटी कुछ आप समझते हैं? फेंस होने से ये होता है कि देखिए ना, बॉर्डर बिल्कुल नंगा है, कोई भी उधर से आ सकता है। दहशतगर्दी के जो एलिमेंट्स हैं, जो आपने इंडिया के हवाले से बात की, तो कलभूषण का जो नेटवर्क था जी। वो इसी एरिया से ही पकड़ा गया था ना। बिल्कुल सही। तो क्यों? क्योंकि उसके पास इजी एक्सेस है। अगर हमारा घर है और हम उसकी घर का मेन दरवाजा ही ना रखें, बिल्कुल ऐसे, तो हम कैसे सिक्योर हो सकते हैं? बिल्कुल तो सही। बॉर्डर जो होता है वो मेन डोर होता है आपका घर, आपके घर का, आपके वतन के घर का, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो अब आपका दरवाजा ही नहीं है, तो कोई जिसका दिल चाहे मुंह उठा के अंदर आ जाए। तो 75 ईयर से हमने दरवाजा लगाने का सोचा नहीं था। बस आप कह सकती हैं कि सोच तो होती है हर बंदे की, लेकिन शायद वसाइल नहीं थे, अमल नहीं या कर शायद हमें उस तरह से कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि
नेबर कंट्री ईरान है और उन्होंने अपनी फेंस लगाई हुई है। अच्छा, तो हमारे क्योंकि ताल्लुकात ईरान से ब्रादर ताल्लुकात हैं, बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से हमें उस तरह के ख़तरात नहीं थे इस बॉर्डर से जिस तरह हमें इंडिया से हैं। लेकिन नेग्लिजेंसी तो होती है। इंडिया ने क्या काम किया कि अफ़गानिस्तान में आकर बैठ गया और अफ़गानिस्तान में आकर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर और इधर के बॉर्डर को यूज़ करते हुए उसने जो है ना बलूचिस्तान को से अपना सारा नेटवर्क ऑपरेट करके पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि चीजें जो है वो तो बेहतर जो बात आपका क्वेश्चन वहीं स्टैंड करता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, आप जी, मुझे टाइम दें जी जी कि ये पूरी जो कोस्टल बेल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप आधी रात को बीइंग अ लेडी भी, अच्छा, ठीक है, इस 700 किलोमीटर पे आप अकेली ड्राइव करके जाएंगी तो आप उतनी सिक्योर हैं जितनी आप लाहौर में सिक्योर अच्छा, हैं। मैं दावा करता हूँ शायद लाहौर में आप उतनी सिक्योर नहीं होंगे बिल्कुल ऐसे, जितनी बिल्कुल आप ऐसे। उस एरिया में सिक्योर अच्छा, होंगी। ठीक है। जबरदस्त। इस तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं है। ठीक है, किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है। बहुत सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है। सब नेगेटिविटी फैलाई गई है। बाकी जो शर्मंगेज़ी की बात है तो मुझे आप ये बताएं कि हम यहाँ अपनी अपने फैमिलीज़ में रहते हैं, नेबर्स में, हर बंदे की अपनी कॉलोनी में जो है एक कम्युनिटी होती है। बिल्कुल, कहीं हम जॉब कर रहे होते हैं, कहीं हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो अपनी अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में जेलसी होती है। बिल्कुल तो वो तो आप क्या समझती हैं कि इंडिया हमें इकोनॉमिकली स्टेबल होने देखता हो, उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा? ठीक है। या जो बाकी लोग हैं जो है बिलफर्ज भले जो है जो हमारे हरीफ हैं इस ट्रेड के हवाले से, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। तो इंडिया अपना कंप्लीट एफर्ट कर रहा है। इंडिया लॉबी, खाली इंडिया ही नहीं, इंडिया लॉबी मुकम्मल इसी चक्कर में है कि पाकिस्तान जो इक्तिसादी तौर पर चाइना के साथ मिलकर ये जो एक ब्लॉक बनाने जा रहा है जिसमें रशिया भी शामिल होने जा रहा है ऑयल रिफाइनरी के हवाले से। ठीक है, सऊदी अरब की अरामको कंपनी ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, 1.25 एकड़ पे ऑयल रिफाइनरी लगनी है ग्वादर के उस जोन में। तो इंडिया कैसे बर्दाश्त करेगा कि पाकिस्तानी पहले ही इन इन सारे वसाइल के साथ हमारे साथ टक्कर लिए हुआ है। तो अगर ये इक्तिसादी तौर पर स्टेबल हो गया तो फिर तो उसको हम और टफ टाइम देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर इस क्वेश्चन की तरफ मैं भी आती हूँ, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसके हवाले से मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। लेकिन मुझे पहले सबसे ये बताएं, मुझे अभी भी याद आ गया कि जब गवादर स्टार्ट हुआ था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ, और मेरे कुछ अपने जानने वाले भी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फंस गई थी वहाँ पे, या वो कोई उनके प्रॉब्लम्स हुए थे। तो अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से या यहाँ के लोगों के हवाले से इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ है वहाँ पे, और वो जो इश्यूज इन्वेस्टमेंट के हुए थे वो रिजॉल्व हो गए या नहीं? अब जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्वादर को आनन फानन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डिक्लेयर किया गया कि जी ग्वादर एक डीप सी पोर्ट बनने जा रहा है और इस पोर्ट के ऊपर तरक्याती काम हो रहे हैं। हशवानी ग्रुप ने वहाँ पीसी ग्वादर बना दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बड़ी तेज़ी से बना लिया। ठीक है। तो उसमें उस दौर में आज से 20 साल पहले भी जो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उसमें डिफॉल्ट्स थे, या जो एक पूरा मेजरमेंट जैसे होता है पंजाब के हवाले से जो ग्रिप है वैसी ग्रिप नहीं थी। एक चटियल मैदान था, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूर दूर लाखों एकड़, ठीक है, सैकड़ों मील तक जो है वो टीले और रेतले ज़मीन है। ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवार खाने में बस लोगों को इतना ही पता है कि जी ये मेरी ज़मीन है, 10,000 एकड़ मेरी ज़मीन है जी, मैं ये इसमें से 1,000 एकड़ बेचना चाहता हूँ। यहाँ से जो लोग गए, पंजाब से गए, सिंध से गए, एज ए इन्वेस्टर गए, एज ए बिल्डर एंड डेवलपर गए, तो उन्होंने उसी तरह ज़मीनें वहाँ की लोकल कम्युनिटी से ख़रीदी, पटवार खाने का सिस्टम देखा, भाला, वो पहला ट्रायल था। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, लोगों को पता चला कि अच्छा जी ये सड़क इधर थी, ये क्या था, डेमोक्रेशन प्रॉपर नहीं थी। ठीक है। कंप्यूटर और गूगल पॉइंट्स के हवाले से कोई ऐसा वहाँ सिलसिला नहीं था, तो बड़ा मुश्किल था। ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवार खाना उस तरह पूरा स्मार्ट किरदार अदा नहीं कर रहा था।
तो इस वजह से जिन ओवरसीज ने लाखों रुपया उस वक्त करोड़ों जी। रुपया इन्वेस्ट किया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल उसमें ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको पता कि उन्होंने किस सोर्स के बिल्डर तहत से या खरीदा। किस सोर्स से लिया? जो उन्होंने तो बिल्डर से खरीदा वो तो सेफ हैंड है, अच्छा, क्योंकि बिल्डर को वहाँ ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एनओसी के अलावा इजाज़त ही नहीं है, सही। ठीक है। और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे पैरामीटर्स जो हैं चेक करके एनओसी देती है, सही। लैंड रिकॉर्ड, ऑनरशिप, डेवलपर, इवन के मॉर्गेज सिस्टम, कि उसका जो 33% लैंड का है वो मॉर्गेज करती है, इवन के ज्वाइंट अकाउंट खुलवाती है डेवलपमेंट की पेमेंट रखवा कर। अच्छा, इतनी सिक्योर किया हुआ है ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। जब कोई बिल्डर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से एनओसी हासिल कर लेता है और किसी भी इन्वेस्टर ने अगर किसी बिल्डर से कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, तो वो सेफ है। ठीक। बात ये है कि उसमें इंक्रीमेंट या ग्रोथ जो उसकी होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई, वो उसमें गैप आ गया था कि ये प्रोजेक्ट आज भी जो ग्वादर प्रोजेक्ट है किसी इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ही ऑन किया था। और गवर्नमेंट का वो जो दरमियान का 8-10 साल का एरिया था, गवर्नमेंट की वजह से ये ऑफ हो गया। दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में सी पैक के तहत इसको फिर ऑन किया। तो आज भी ग्वादर की तरक्की या ग्वादर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ रेशो है वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चाइना और पाकिस्तान के सी पैक के तहत जो वहाँ ग्रोथ होनी है डेवलपमेंट की, उसके ऊपर बेस करती है। उसके बाद फिर ये है कि आया कि आपका खुद का विजन क्या है, कि ग्वादर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, पोर्ट सिटी है, तो उसकी आज आबादी 1 लाख है, उसमें कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिमांड जो है होनी चाहिए, और वो डिमांड आबादकारी में कितना टाइम लेगी। बिल्कुल। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की, डेफिनेटली इट्स टेक का सम टाइम, उनको 5-10 साल लगेंगे, वहाँ आबादकारी होगी, फिर उनका प्लॉट घर में बदलेगा, घर की कीमतें बनेंगी, रेंटल वैल्यू आएगी, फिर एक दुबई लेवल का उनको रेशो मिलेगा। अदरवाइज जो आज की हम क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हम बात करते हैं कि ग्वादर एक पोर्ट सिटी है और उस पोर्ट सिटी ने 2025 के विजन के तहत ऑपरेट होना है, ठीक है। और जिसके ऑपरेशनल में पहले 60 एकड़ का जो ग्वादर बंदरगाह है वो बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है। 2200 समथिंग एकड़ के ऊपर इंडस्ट्री लगनी है, जो उसका इफ्तिताह 2021 में इमरान खान ने कर चुके हैं। कोविड की वजह से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। उस पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेस वे एक 18 किलोमीटर की समुद्र के अंदर से रोड बनाई जा रही है, वो रोड बन चुकी है। उसके ऊपर ओनली ये इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स और उसका जो फेंस लगनी है, लाइक ये जो आपकी मेट्रो बस है, इस तरह का वो रोड है, प्राइवेट रोड है, वो कंप्लीट हो रहा है। और तीसरा जो मेगा प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी के हवाले से, ग्वादर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी, वो ग्वादर का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वो 4800 एकड़ के ऊपर उसके तकरीबन 60 से 70% उसका काम कंप्लीट हो चुका है और 2023 सितंबर उसकी कंप्लीशन डेट है। जिस दिन ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट होता है उस दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और ग्वादर पोर्ट जो है ये फुली कनेक्टेड, हर तरह से ऑपरेशनल के लिए तैयार हो जाएगा। तो 2023 के बाद फिर ग्वादर पोर्ट जब शुरू होता है तो वहाँ पोर्ट की एक्टिविटी में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगेंगी। जब इंडस्ट्रीज लगेंगी फिर वेयर हाउसेज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वेयर हाउसेज रहेंगे, लेबर आएगी, तो फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम दोस्तों से कहते हैं कि सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल लैंड लें, वेयर हाउसेज के लिए लें जिसका रेंटल वैल्यू आएगा। उसके बाद 2025 के बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट में आए, वहाँ आबादी होगी, 2-4-10 लाख आबादी आएगी, फिर वहाँ ज़रूरत अकोमोडेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, अपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं इस रेशो से जब वो आएंगे तो नो डाउट मैचलेस कीमतें होंगी। आज जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी 5 मरले का प्लॉट 7-8 लाख का मिल जाता है, तो कहाँ मिलेगा? अगर वो दुबई लेवल पर चला जाएगा तो बाद वो 5-7 करोड़ की बात होगी। अच्छा, जब इस लेवल पर आ इन्वेस्टमेंट सेफ है, आप समझते हैं? सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ठीक है। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में प्राइवेट बिल्डर के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई धोखा नहीं है। इसके अलावा अगर आप ओपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्री, इंतकाल, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, पूरा पैरामीटर्स हैं,
उस पैरामीटर से गुजरें तो हर चीज़ सेफ है। अच्छा, ये जो लाहौर में जैसे है जी, ये LDA है, वहाँ पे वहाँ गवादर GD है, ग्वादर डेवलपमेंट वो अथॉरिटी इसी है, तरह से है, कंप्यूटराइज्ड हो गया, इसी वन तरह से है। विंडो, हर चीज वो उनकी जी ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हर तरह से। ग्वादर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तहसील ग्वादर तक 90% कंप्यूटराइज अपना रिकॉर्ड कर चुका है। अच्छा, हार्डली 10% रह गया जो चेक इन बैलेंस हो रही है। इसी साल ही उम्मीद है, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, इसी साल ही जो है तहसील ग्वादर की हद तक जो है पहली तहसील को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा और पूरी पोर्टल पे वो लैंड रिकॉर्ड होगा। दुनिया में कहीं बैठे आप अपना इंतकाल नंबर डालें, ठीक तो है, चेक कर और सकते वो हैं ये। आपकी लैंड का पूरा ठीक रिकॉर्ड होगा। आपके सामने आ जाएगा। और आज भी गूगल पिन पॉइंट मौजूद है, आज भी GPS सिस्टम मौजूद है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो आपकी ज़मीन का सर्वे करता है, आपको गूगल पॉइंट देता है, आपको GPS करके देता है, डिमार्केशन कंप्यूटराइज करके देता है, कंप्यूटराइज साइट प्लान बना कर देता है। सही। इस पैरामीटर्स के तहत जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या जिस अपने जो लाइक कंपनी है या जिससे आप सर्विसेज ले रहे हैं, किसी रियल्टर से ले रहे हैं या किसी कंसल्टेंट से ले रहे हैं, तो जब इन तमाम पैरामीटर्स के तहत आप कोई भी वहाँ लैंड खरीदते हैं, प्राइवेट लैंड खरीदते हैं या किसी भी प्राइवेट बिल्डर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें आप चेक एंड बैलेंस करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। सही। तो बेसिकली अब मेरे पास अगर नॉलेज नहीं है और मैं जाकर दुनिया में कहीं भी जी, अमेरिका बिल्कुल। कनाडा में जाकर बिना सोचे समझे बिना गाइडलाइन लिए जाकर एक पैसे डाल दूं और मैं कहूं कि अब अमेरिका का कसूर है, दुबई का कसूर है, नहीं, मेरी अपनी प्लानिंग में फॉल्ट था। अगर आप प्री प्लान्ड होकर ग्वादर के ऊपर नॉलेज लेके आपने अगर 10 लाख भी लगाना है तो आप 10-20-30 हज़ार रुपया लगा के ग्वादर का विजिट करें। वो एक तो असल में सॉरी वो असल में वो स्टार्ट था ना, और एक हाइप क्रिएट हुई तो लोगों ने अब तो invest सोशल कर दिया। मीडिया है जी, अब अब तो बिल्कुल चीज़ें एक मिनट में एक्सप्लोर हो explore जाती हो हैं। जाती हैं, बिल्कुल। और अगर किसी बंदे ने किसी के साथ कोई ऐसा किया भी हो तो एक मिनट में हो जाता है। और इस गवर्नमेंट के मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सिक्योरिटी के हवाले से क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि इन्होंने जो ओवरसीज़ कंप्लेंट पोर्टल बनाया उसके तहत मैं वहाँ ग्वादर में जो है वो कंप्लेंट सेल में भी मेरा पार्ट है। अच्छा। तो मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अप्रोच करते हैं और एक लम्हे के लिए वहाँ जो पोर्टल पे जो कंप्लेंट डाल देता है, हमने घंटों में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं। अच्छा, तो जबरदस्त। ये एक खुशाइन बात है और इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, बहुत सा क्रेडिट जाता है और खुशाइन बात है। लेकिन मुझे बताएं, अब थोड़ा सा हम गवादर को आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को बहुत सी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और वैसे तो हम चाहेंगे कि हम विजिट भी करें वहाँ पे और आप हमें दिखाएं कि इसी प्रोग्राम के तहत मैं आपको आपको भी इनवाइट करता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी कि कोई भी जो है बंदा ग्वादर में आकर विजिट करना चाहे, हमारा मेहमान खाना हाजिर है, हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। कराची से लेके ग्वादर तक के लिए हर तरह से आपको एक एक लम्हे के लिए जो है ना पूरा 650 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप लाहौर में सफ़र कर रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल है। हमारे तमाम वहाँ के मकामी लोग, इसी तरह हमारी तमाम जो लोकल गवर्नमेंट है सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कोस्टल टूरिज़म स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। तो उस हवाले से भी मेरा एजेंडा है कि मैं पाकिस्तान की कोस्टल टूरिज़म जो 75 ईयर्स से इग्नोर रही है, पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी जो है इससे बूस्टअप हो सकती है, तो हम इसको हाईलाइट करें और लोगों का फुटफॉल उस तरफ लेकर जाएंगे तो लोगों को अपने मुल्क के इस खिते के बारे में अवेयरनेस होगी। जब अवेयरनेस होगी तो लोगों को फिर खुद ब खुद अट्रैक्शन पैदा होगी। तो सीइंग एक बिलीविंग की बात है। आप लोग आएँ, हम हमारे जो है वो बामकसद चैनल के प्लेटफॉर्म से आएँ, newvision.group.com.pk की वेबसाइट पे आएँ, हमें अप्रोच करें। हम आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कराची से केटर करना शुरू करेंगे। वहाँ हमारे मेहमान बने, 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, 10 लोग आएँ, 50 लोग आएँ। ऑलरेडी जो लोग मुझे सुन चुके हैं या ऑलरेडी जो लोग मुझे जानते हैं कोस्टल टूरिज़म के हवाले से, मुख्तलिफ चैम्बर्स के हवाले से, तो उनको हमारी सर्विसेज या मेरी खदमात जो है बखूबी लोग वाकिफ़ हैं। तो जो होकर जा चुके हैं वो ज़रूर इस प्रोग्राम में कमेंट भी करेंगे, और जो नहीं होकर गए तो मेरी वार्मली मैं इनवाइट करता हूँ बामकसद टीम के साथ आएँ और इंडिविजुअल आना चाहें। अच्छा सर, आप हमारे व्यूअर्स को और
पॉलिटिकल पार्टीज को भी, पूरे पाकिस्तान के अवाम को भी और सियासतदानों को भी एक पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पर भी हैं और बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है पॉलिटिकली जो कुछ हो रहा है, आपका इस पे क्या पॉइंट है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, हम जिनके फॉलोअर्स हैं, जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम फॉलोअर्स हैं। और मुझे जब फर्स्ट टाइम उम्रे की शहादत हुई तो नो डाउट इंसान ज़ियारत वगैरह करता है, तो मुझे जबल सौर पर जाने की हुई। तो ऐसे लग रहा था कि जबल सौर जो है जैसे ये बिल्कुल सामने ही है। तो जब हमने वो सफ़र शुरू किया तो वो कई पहाड़ क्रॉस करने पड़ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके, मोरलेस मेरा ख्याल में या 9 है या 11 है, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ। तो जब ये सारा सफ़र तय करके मैं उस जगह पर पहुंचा जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो है पनाह ली या अपने आप को छुपाया दुश्मनों से, बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि रहमतुल लिल आलमीन, जिनके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई, बेशक, उन्होंने कितनी मुसीबतें, सोबतें, तकलीफ़ों के साथ जो है ये तमाम चीज़ें जो दीन इस्लाम मुकम्मल किया, बेशक, कितनी मुश्किलें बहुत ज़्यादा, के साथ किया। तो बेशक, कोई चीज़ आसान नहीं होती, सही, ठीक है। एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी, हमें मुश्किल वक्त का सामना करना चाहिए बिल्कुल, और अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त देखना चाहिए। हम अगर अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी में चले जाएं तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। बिल्कुल, मुझे और आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक वो हाथों के पंखे होते थे, ठीक सही, है, और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो एक छत पर कोई पंखा लगवा लेता था बिल्कुल, और दिए इस्तेमाल होते थे। आज पाकिस्तान उस दौर में नहीं है। बिल्कुल, आज लोअर से लोअर भी क्लास जो है उसके घर में भी एयर कूलर है गर्मियों में, बिल्कुल, उसके घर में भी हीटर चलता है, बिल्कुल, उसके बच्चे भी तालीम हासिल करने जाते अगर हैं, हासिल करना चाहें चाहे तो कर तो, सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो आज हम वैसी जो हमारे जब पाकिस्तान बना था, जो हमारे आबा अजदाद ने जो इसके बनने में कुर्बानियां दी, हम सहूलतकार हो गए हैं। बिल्कुल, मैंने एक प्रोग्राम में कहा, ये फूड पांडा, ये मुख्तलिफ ऐप्स, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़ी तरक्की याफ्ता कौमों के लिए हैं, जिनकी तमाम औरतें घर से निकल कर जॉब करती हैं। जी, बिल्कुल, हमारी माएँ बहनें घर में बैठी हैं, वो जॉब नहीं करती। कितने परसेंट वुमेन है? 5%, अभी 10%, बहुत कम, ठीक है। बिल्कुल, तो हमारे घर में बैठी हुई खवातीन अगर फूड पैंडा वाली ऐप या मुख्तलिफ ऐप जो ग्रॉसरी ऐप यूज कर रही हैं, तो इट मीन्स कि हम अपने आप को और सहूलत और मुख्तलिफ जो है ना वो जो है ना आसाइशात में गिरफ्त करते जा रहे हैं। तो एज ए कौम इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से दहशत गर्दी से निकला है। हमारी जो है ना पाक फौज की बहुत कुर्बानियां हैं, बेशक, शहीदों का खून है बनने से लेके और इसकी बका को बचाने तक। तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से इक्तिसादी तरक्की की तरफ चला है। सी पैक खाली ये ग्वादर नहीं है, सी पैक चाइना के साथ अगर हम इक्तिसादी ब्लॉक में शामिल हैं तो सी पैक इस पूरे रीजन के इक्तिसादी ब्लॉक की तरफ जाता है। ये पूरी रीजन का ट्रेड जो है उसका अलग सेपरेट एक ब्लॉक बनेगा और जनूबी एशिया और एशिया को पाकिस्तान लीड करने की पोजीशन में है, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पर हैं कि पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है। तो हमें कौम बनने की ज़रूरत है। हमें किसी भी मफाद परस्त टोले के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल हो या इंफरादी इंसान हो, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, बेशक, ठीक है। तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से हमारी कौम ने भी दहशतगर्दी का सामना किया और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो है कुर्बानियां देकर हमें इस दहशतगर्दी वाले जो हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया था इंडिया ने और अमेरिकन लॉबी ने कि हम दहशतगर्द कौम है, बड़ी मुश्किल से हम इससे निकले हैं और हम तरक्की के रास्ते पे हैं। हम अब इक़्तिसादी डेवलपमेंट की तरफ हैं और यही वो वजह है इस वक्त जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसी तरक्की को
रोकने के लिए किया जा रहा है। तो मेरा आपके प्रोग्राम के थ्रू यही पैगाम है कि खुदारा अपने मुल्क को जो इस वक्त इक्तिसादी डायरेक्शन की तरफ है उसको सपोर्ट करें और किसी भी ऐसे जत्थे को, किसी भी ऐसे टोले को बिल्कुल सपोर्ट ना करें जो मुल्की एजेंडे और नस्लों की तरक्की और पाकिस्तान की सामलियत के खिलाफ हो। एज ए कौम बनकर सोचें, ना कि किसी भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन के सोचें या किसी मजहबी पार्टी का मेंबर बन के सोचें। सबसे पहले हमारी मिट्टी का हम पे हक है, सबसे पहले पाकिस्तानी कौम बने, अपने वतन की मिट्टी का हक अदा करें। यही मेरा पैगाम है आपके प्रोग्राम के तहत। बहुत ही खूबसूरत पैगाम, और इसको थोड़ा सा बस आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का काम खुलकर शुरू किया तो उनको भी यही पेशकश की गई कि हम जानते हैं आप सच्चे हैं लेकिन आप ये काम छोड़ दें। तो उन्होंने क्या फरमाया कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और एक पर चांद रख दो तो तब भी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। तो बस हमारी कौम को यही पैगाम है कि आप हक का साथ दें। कौन क्या है, कौन किस पार्टी का है, ये बिल्कुल अहम नहीं है। आपने अल्लाह ताला को जो भी करना है उसका जवाब देना है। तो कोई भी जो चंद अनासिर हैं जो शर पसंद हैं, मुल्क में इंतशार और जो है वो बदअमनी की कैफियत को पैदा करना चाहते हैं, उनका साथ ना दें। बाशऊर बने, किताबें पढ़ें और अपने इस्लाम के ऊपर जो है वो चलें और अपने दीन पर चलने की कोशिश करें और बहुत सी किताबें पढ़ें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें और ऐसी चीज़ें करें जिसमें कल को आपको अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।